क्या आप जानते हैं हर साल भारत में लगभग 15 से 16 लाख लोग सिर्फ सीओपीडी यानी फेफड़ों की बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं और दुनिया भर में अस्थमा से होने वाली कुल मौतों में से 42% मौतें सिर्फ हमारे देश भारत में होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या हम खुद अपने ही फेफड़ों के दुश्मन बन चुके हैं? छोटी सी खांसी जो हफ्तों तक ठीक नहीं होती, सीढ़ियां चढ़ने पर अचानक सांसों का फूल जाना, क्या सच में ये आम थकान है या अंदर ही अंदर आपके फेफड़े दम तोड़ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर भावेश चतवानी सर, जो हमें बताएंगे लंग्स के बारे में कि कैसे आप अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपकी या आपके अपनों की किसी की जान बचा सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते सर। काफी सारे लोगों को क्या सांस फूलने लग जाती है सीढ़ियां चढ़ते टाइम भी, तो इसका क्या कारण है? सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। फेफड़ों की बीमारियां भी हो सकती हैं और फेफड़ों के अलावा भी दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। जो फेफड़ों की बीमारियां हैं उनमें कॉमन है निमोनिया, अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में हवा भर जाना। और इसके अलावा जो दूसरे कारण होते हैं, जैसे किसी का हार्ट कमजोर है जिसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं, या किडनी फेलियर है जिसके कारण फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो इन सभी बीमारियों में सांस फूल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट को सिम्टम्स को असेस करके उसके जो जरूरी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको करा के हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की सांस क्यों फूल रही है। सर, अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन कैसे होता है और इसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सबसे कॉमन कारण होते हैं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का, वो एक मरीज से दूसरे मरीज में बैक्टीरिया या वायरसेस का हवा के थ्रू जाना ही होता है। जैसे किसी मरीज ने हवा में खांसा या छींका, तो उसने अपने मुंह से कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस निकाले। जब हवा के साथ वो किसी और मरीज के अंदर जाते हैं तो वो उसमें फिर इन्फेक्शन करते हैं। तो फिर जो भी बैक्टीरिया वायरस गया है उसके अनुसार वो मरीज को वो बीमारी हो जाती है। दूसरे कारण भी हो सकते हैं फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का, जैसे जो मरीज काफी समय से मेंटली इल होते हैं, जिनका सेंसोरियम अच्छा नहीं होता है, या जो सारा टाइम बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उनमें अपना कफ निकालने की क्षमता कम हो जाती है। तो वो कफ अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर जो स्पूटम अंदर इकट्ठा होता है उससे एस्पिरेशन निमोनिया भी होता है। मुख्यतः यही कारण है इन्फेक्शन होने का। सर, काफी सारे लोगों को लंबे समय तक खांसी रहती है, तो लंबे समय तक खांसी रहना किस बीमारी का संकेत है? लंबे समय तक खांसी बहुत सारी बीमारियों में हो सकती है। जो हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं जिनके कारण लंबी खांसी होती है, उनमें कॉमन सीओपीडी है, अस्थमा है, इसके अलावा टीबी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। कुछ लेस कॉमन बीमारियां भी होती है, जैसे आईएलडी करके, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फाइब्रोसिस कहते हैं। तो इन सारी बीमारियों में लंबे समय तक खांसी चल सकती है। हमारे भारत में स्मोकिंग का कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है, तो स्मोकिंग के क्या हमारे फेफड़ों पर प्रभाव पड़ते हैं? स्मोकिंग का हमारे फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब स्मोक करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे फेफड़ों में जाता है, और एक सिगरेट में जब बर्न होती है तकरीबन 200 तरह के डिफरेंट हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं जो सारे हमारे फेफड़ों में जाते हैं। तो इनसे एक तो हमारे सांस की नलियों में सूजन आती है, फिर जो वो धुआं अंदर तक जाता है तो हमारे फेफड़ों में गैस एक्सचेंज के लिए एल्वुलाई होते हैं, तो वो एल्वुलाई डैमेज हो जाते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। फिर जो स्मोकिंग के साथ इतने सारे केमिकल्स अंदर गए हैं वो लंबे समय में अगर इकट्ठे होते रहते हैं तो उनसे लंग कैंसर का रिस्क हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग के बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। क्या सर, फेफड़ों का इलाज बिना एंटीबायोटिक के भी संभव है? हाँ जरूर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं होता है, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, आईएलडीज हो गया। जरूरी नहीं है कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक दी जाए। एंटीबायोटिक तो सिर्फ इन्फेक्शन में दी जाती है, जैसे निमोनिया या टीबी। बहुत सारी बीमारियां बिना एंटीबायोटिक्स के ही ठीक होती है। सीओपीडी और अस्थमा में क्या अंतर होता है? जनरली सीओपीडी और अस्थमा में सिम्टम सेम होते हैं, खांसी आना, सांस फूलना, लेकिन कुछ बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे सीओपीडी स्मोकर्स में होता है जो बहुत सालों तक बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनमें समय के साथ सांसों की नलियों में सूजन आ जाती है और एल्वुलर डैमेज होने के कारण सीओपीडी हो जाता है। अस्थमा में जरूरी नहीं है कि पेशेंट ने स्मोकिंग करी हो। अस्थमा वाले मरीज को या तो ठंड से, या तो धूल मिट्टी से, या पोलन से, या किसी और केमिकल से एलर्जी होती है। तो जब वो चीज उसके अंदर जाती है उसकी सांस की नलियों में सूजन हो जाती है, फिर अगर वो दवाई ले ले तो वो ठीक भी हो जाता है। तो अस्थमा तो समय के साथ कम ज्यादा होता है,
जैसे सर्दियों में ज्यादा हो जाता है और गर्मियों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन सीओपीडी 12 महीने एक जैसा रहता है और हर समय मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। सर अस्थमा में कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अस्थमा में पाए जाने वाले जो सबसे ज्यादा ट्रिगर्स हैं उनमें पहले नंबर पे ठंडी हवा, ठंडा मौसम, दूसरे नंबर पे धूल मिट्टी, तीसरे नंबर पे जब पॉलन्स का सीजन आता है, हवा में जब पॉलन्स होते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे किसी किसी को बहुत ज्यादा तेज गुस्सा या रोना आने पर भी अस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं, किसी को सैनिटाइजर से एलर्जी हो सकती है। तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उनमें ठंडा मौसम, धूल मिट्टी और पॉलन्स, ये मोस्ट कॉमन है। सर लंग्स की सेहत को खराब करने वाली गलतियां जो आम लोग ज्यादातर करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जनरली जो आम लोग जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे फेफड़ों की सेहत पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे सबसे पहले नंबर पे तो आप स्मोकिंग की देख लीजिए, जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है। दूसरा, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी हो चुकी है, मतलब जैसे कुछ लोग वर्कआउट नहीं करते, सुबह काम पे जाना, शाम को आके सो जाना। वर्कआउट अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो अपने लंग्स पे स्ट्रेस नहीं डाल रहा है। अगर उसका स्टेमिना डेवलप नहीं हो रहा है तो लंग्स कैपेसिटी टाइम के साथ डेवलप नहीं होती है या कम पड़ जाती है। तो अगर कोई हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी सांस फूल रही है तो वो भी अपने आप में गलत है। और फिर कुछ लोग कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी धुआं होता है और हम वो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी एक तरह से गलती ही है। जैसे कुछ लोग पथरी खान में काम करते हैं बिना मास्क और जो जरूरी उपकरण है उनके, तो ऐसे मरीजों में सिलिकोसिस होने का रिस्क होता है। तो ये भी एक तरह से गलती ही है। और अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास या आपके काम करने की जगह के आसपास पोल्यूशन है और अगर आप पोल्यूशन को इग्नोर कर रहे हो तो भी ये एक गलती ही है। ये भी आपके पोल्यूशन भी आज हमारी सेहत, हमारे फेफड़ों की पूरी सेहत के लिए बहुत बड़ा कारण है। सर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि टीबी और निमोनिया में क्या डिफरेंस होता है? टीबी और निमोनिया अलग अलग बैक्टीरिया से होते हैं। जो टीबी का वाला बैक्टीरिया होता है वो जब शरीर के अंदर जाता है उसके बाद बीमारी होने में समय लगता है। टीबी का जो नेचुरल कोर्स है डिजीज का वो थोड़ा स्लो होता है। पेशेंट को जनरली सिम्टम्स आने में कुछ महीनों, कुछ हफ्ते या कुछ महीने लग सकते हैं और उसके बाद मरीज डॉक्टर के पास जाने में भी टाइम कई बार लेता है। लेकिन जनरली निमोनिया में ऐसा होता है कि मरीज की स्थिति कुछ ही समय में बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा लक्षण आ जाते हैं, जैसे उसको बहुत तेज बुखार, बहुत ज्यादा सांस फूलना, बहुत ज्यादा खांसी, सीने में दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है निमोनिया में और कुछ कम दिनों के अंदर, कुछ 1-2 हफ्ते में या 5-4 दिनों में। पर टीबी में जो डिजीज होती है वो उसका कोर्स जो होता है वो स्लो। तो मेन डिफरेंस तो यही है। सर क्या स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी फेफड़े दोबारा ठीक हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि मरीज ने कितने सालों तक और कितना ज्यादा स्मोक किया है। अगर पेशेंट को सीओपीडी डेवलप नहीं हुआ है, अगर उसके फेफड़ों में जो डैमेज हुआ है वो इतना नहीं है कि पेशेंट को हम सीओपीडी बोल सकें या जो जांचें हैं उनमें सीओपीडी आ जाए, अगर उसको सीओपीडी नहीं हुआ है तो फिर अगर वो स्मोकिंग छोड़ दे तो कुछ हफ्तों से, जैसे 2 हफ्तों से 3 महीनों में उसके सांस और खांसी की दिक्कत कम हो जाएगी। फिर उसके बाद 3 महीने से 1 साल में जो दूसरे इन्फेक्शन होते हैं जैसे निमोनिया होते हैं उनका जो रिस्क जो स्मोकर में ज्यादा होता है वो कम हो जाता है। और अगर पेशेंट फिर 1 साल के आगे भी अगर स्मोक नहीं करता है तो जैसे दूसरी घातक बीमारियां हैं जैसे लंग कैंसर हो गया, उनके रिस्क भी धीरे धीरे समय के साथ कम होते जाते हैं। थैंक यू सर, आप अपने इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। क्या आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहेंगे? जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, हमें चलाकर ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिनसे हमारे फेफड़ों को नुकसान हो। जैसे हमें स्मोकिंग नहीं करनी है। दूसरा, हमें पोल्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। हमारे आसपास जो भी पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो दूसरा हमें जरूरी लगे, जैसे मास्क पहन लिया खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सारे स्टेप्स लेना जरूरी है। उसके अलावा अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्टिविटी शामिल करें जिनसे आपके फेफड़ों को थोड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़े, जैसे सुबह रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, या कोई ऐसा स्पोर्ट हो गया जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें, या योगा कर लिया। तो आपको खुद को फिट रखना है, अपना स्टेमिना डेवलप करना है। इन बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं और समय के साथ आपको जो डिजीज है, चेस्ट रिलेटेड डिजीज, वो नहीं हो। थैंक यू सर। अगर आपके इसके अलावा भी कोई भी सवाल है अपने लंग्स का रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।